एग्जाम पंचायत के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे थे और इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत हम लोग भारतीय संवैधानिक विकास को पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने सारे अधिनियमों को अच्छे से पढ़ा, समझा और जानने की कोशिश की। दोस्तों, यह वीडियो लाने का मेन उद्देश्य यह है कि जितने भी मैंने पढ़ाया है उनके महत्वपूर्ण बिंदु पॉइंट्स को मैं एक साथ आपको लिखवा दूं। जो यहाँ से लिखवाने का उद्देश्य यह था कि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहेगी। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि जो वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था है, जो संविधान है, वो एक सतत संवैधानिक विकास के फलस्वरूप आज देखने को मिलता है। तो वो संविधान कैसे बना, तो उस संविधान पे कहीं ना कहीं ब्रिटिश द्वारा बनाए गए अधिनियम का विशेष प्रभाव रहा और वही नियम व्यवस्था कानून आज हम लोग देखते हैं और पढ़ते भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो दोस्तों, जैसा आप लोग को पता होगा कि बक्सर और प्लासी के युद्ध के बाद जो कंपनी भारत में व्यापार कर रही थी, अब वो प्रशासनिक कार्य करने लगी थी। तो प्रशासनिक कार्य करने के लिए कुछ नियम कानून होंगे, ऐसे तो कार्य कर नहीं सकते हैं। तो उसी कानून को बनाने बनाने की प्रक्रिया जो थी, वही 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट, फिर 1784 का चार्टर, ये सब वही सी प्रक्रिया का भाग है, जिसके द्वारा भारत पे प्रशासन की जाती थी और कार्यों को नियमित और नियंत्रित की जाती थी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो दोस्तों 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, एक्चुअली में वो एक थे लॉर्ड नॉर्थ, उनकी गुप्त समिति के सिफारिश पर यह 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट आती है, जिसके अंतर्गत जो बंगाल का गवर्नर था उसको अब बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और यह सौभाग्य सबसे पहले वार्न हेस्टिंग को प्राप्त होता है। इसी अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्च न्यायालय की स्थापना होती है, जिसके पहले मुख्य न्यायाधीश सर इलेजा इम्फे होते हैं। तो यह परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अक्सर मतलब 1774 में जो कलकत्ता में जो उच्च न्यायालय की स्थापना होती है, वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला पॉइंट यह था कि बंगाल के यह नियमित और नियंत्रित करने का सबसे पहला कदम था और लॉर्ड नॉर्थ के गुप्त समिति के सिफारिश पे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है। तो हम लोग ने जैसे पढ़ा कि बंगाल के गवर्नर जनरल को अब बंगाल का जनरल गवर्नर बना दिया गया। तो यह सौभाग्य सबसे प्रथम सौभाग्य वारेन हेस्टिंग को प्राप्त होता है। वो प्रथम बंगाल के गवर्नर जनरल बनते हैं और इनके सहयोग के लिए 4 अन्य सदस्य भी नियुक्त किए जाते हैं। 4 सदस्य में फिलिप फ्रांसिस, मानसन, बर्वेल और क्लेवरिंग होते हैं। तो ये 4 सदस्य क्यों थे? इस 4 सदस्य के सहयोग से वारेन हेस्टिंग्स कोई भी नियम कानून और प्रशासन का कार्य करते थे। तो 4 सदस्य होने का मतलब क्या? मतलब 4 सदस्य में यदि बहुमत के आधार और जो भी डिसीजन ली जाती थी वो बहुमत के आधार पर ली जाती थी। जैसा कि हम लोग जानते हैं, अभी जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य हमारा जो भारतीय संसदीय व्यवस्था है, बहुमत आधारित है। बहुमत की सरकार होती है, बहुमत के द्वारा अधिनियम बिल और अधिनियम पास की जाती है। तो कहीं ना कहीं यदि बहुमत आधारित परंपरा चाहे प्रक्रिया का जो शुरुआत माना जाए तो यहीं से होता है। तो और इन चारों सदस्य को मिलाकर जो एक परिषद का गठन होता था, उसे गवर्नर जनरल एवं उनकी परिषद की संज्ञा से अभिहित करते थे। तो 4 सदस्य हो गए, तो इसमें कंडीशन बन सकता है 3 वोट एक तरफ और 1 वोट एक तरफ और प्लस 1 गवर्नर जनरल, टोटल 5 सदस्य हो गए। तो इस स्थिति में तो सीधे पास हो जाएगी, क्योंकि जहां पर 3 वोट मिल रहे हैं वो बहुमत में है। लेकिन एक ऐसा भी कंडीशन हो सकता है, उस कंडीशन में 2-2 मत किसी विषय पर 2-2 मत मिले तो वो
बराबरी की स्थिति होगी। तो उस स्थिति में गवर्नर जनरल अपने मत का प्रयोग मतलब जिनके तरफ मत का प्रयोग करेगा वो मतलब वो चीज पास हो जाएगी। तो ये हो गई वारेन हेस्टिंग का कार्य। और जो भी कार्य भारत में हो रही थी उसके सुपरविजन के लिए मतलब उनके कार्यों की देखरेख के लिए दो संस्था का निर्माण होता है। एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जिसे निदेशक मंडल बोलते हैं, दूसरा कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर जिसे हम लोग स्वतःधारी मंडल बोलते हैं। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के सदस्यों का चुनाव कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर के सदस्यों द्वारा हुआ करता था और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के सदस्यों की संख्या 24 थी, 24 सदस्य थे। जैसा कि हमने बताया था कि जब उस स्टार्टिंग में जब 1600 का जब राजलेख आता है तो ब्रिटेन में कुछ लोगों का समूह मिलकर एक कंपनी का निर्माण करता है जिसमें से एक गवर्नर, एक उप गवर्नर और 24 सदस्य हुआ करते थे। वो ये टोटल 26 सदस्य कहाँ से बनते थे? जो 217 सदस्य जो टोटल मिलके कंपनी का निर्माण किया, उन 217 सदस्यों में से इन 24 सदस्यों का चुनाव होता था। और वो चुनाव कौन करते थे? तो कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर के द्वारा चुनाव होता है। चलिए अब आगे देखते हैं कि 1774 में कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना होती है। तो 1774 में जो उच्च न्यायालय की स्थापना होती है वो किस अधिनियम के द्वारा होती है? तो वो 1773 के अधिनियम के द्वारा होती है, जिनके मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्फे होते हैं और तीन अन्य सदस्य चैम्बर्स, लेमेस्टर और हाइड होते हैं। तो ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, ये अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। तो मैं आप लोगों को ये लिखने का उद्देश्य यह था कि मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि नियंत्रण एवं नियमित करने का दिशा में प्रथम कदम था, क्योंकि इससे पहले कोई कानून नहीं था और इसी कानून के जरिए कैसे कार्य करना है, कैसे प्रशासनिक कार्य करना है, उसका आधारशिला रखा गया था। दूसरा कि बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल के गवर्नर को अब जनरल गवर्नर बना दिया गया। ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। और पहले कौन बनते हैं? तो पहले वारेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल बनते हैं। ये है, ये कुछ खास नहीं पूछा जाता है, ये बस नॉलेज के लिए है, ये कुछ खास एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। और तीसरा कि 1774 में कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना होती है। ये बहुत ये अधिकांश यदि इससे कोई क्वेश्चन बनेगी तो सबसे अधिक चांस है उच्च न्यायालय से क्वेश्चन बनती है। तो चलिए अब पढ़ते हैं 1784 का चार्टर एक्ट। तो 1784 का चार्टर एक्ट लाने का क्या था? क्योंकि जो एक्ट 1773 में बनी थी वो सफल नहीं हो पाई, वो विफल हो गई, उसमें कुछ दोष निकल आ पाए। तो उस दोषों को निराकरण के लिए 1784 का चार्टर एक्ट आता है, जो कि ब्रिटिश क्राउन का भारतीयों पर भारतीयों का मतलब उनके द्वारा विजित क्षेत्रों पे आधिपत्य का पहला वैधानिक दस्तावेज होता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि ब्रिटिश द्वारा अधिग्रहित भारतीय राज क्षेत्रों पे ब्रिटिश क्राउन का स्वामित्व का पहला वैधानिक दस्तावेज होता है। और वो दस्तावेज क्या नाम था? तो भारत के ब्रिटिश क्राउन अधिकारीण क्षेत्र, यही इस शीर्षक से ये दस्तावेज बनता है और ब्रिटिश प्रभुत्व का पहला वैधानिक दस्तावेज होता है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो प्रशासनिक और व्यापारिक क्रियाकलापों को अलग कर दिया गया। तो प्रशासनिक कौन करेगा? तो व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को अलग कर दिया गया। तो व्यापारिक कौन करेगा? तो व्यापारिक कार्य के लिए जैसा कि मैंने बताया कि निदेशक मंडल अर्थात कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का निर्माण किया गया, जिसमें 14 सदस्य हुआ करते थे। वो व्यापारिक कार्य करते थे और राजनीतिक कार्य जैसे सैनिक, असैनिक, राजस्व संबंधित कार्य के लिए एक संस्था का निर्माण किया गया। उस संस्था का क्या नाम था? तो नियंत्रक मंडल। उस संस्था का नाम नियंत्रक मंडल था। अब नियंत्रक मंडल के जरिए जो राजनीतिक कार्य थे, जैसे सैनिक,
असैनिक, राजस्व की राजस्व की क्या प्रक्रिया होगी, सैनिक मतलब किसी युद्ध के लिए क्या होगी, तो कोर्ट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा नियंत्रित किया जाने लगा। और इसी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंदर गवर्नर जनरल को रख दिया गया और किसी कार्य के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की आज्ञा लेना और उसका अनुशंसा लेना अनिवार्य कर दिया गया। जो डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के अधीन में कार्य करती थी वो सारे इंफॉर्मेशन, मतलब नाम से स्पष्ट कंट्रोल, मतलब वो कंट्रोल कर रहा है, यहाँ के सारे कार्यों को कंट्रोल कर रहा है। तो ये हो गई। और एक जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में गवर्नर जनरल उसकी परिषद की संख्या 4+1 अर्थात कुल 5 होती है। वही 1784 के एक्ट में गवर्नर जनरल की संख्या 4 से 3 कर दी जाती है। 4 से 3 करने का मतलब अब 3 सदस्य और 1 जनरल गवर्नर, तो अब कुल हो गए 4 सदस्य हो गए। जो 3 की स्थिति में अब कहीं भी अब स्थिति ये हो गई कि यदि 2 किधर जाएगी तो 2 यदि जिधर जाएगी उधर उसकी वो अधिनियम चाहे वो कानून पास हो जाएगी। तो ये हो गया कुछ पॉइंट्स यहाँ। अब चलते हैं 1786 का संशोधन अधिनियम। जो ये 1786 का जो अधिनियम है वो कॉर्नवालिस के संदर्भ में लाया गया था और कॉर्नवालिस को अधिक सशक्त बनाकर भारत भेजा गया। तो सशक्त बनाएगा तो कैसे बनाएगा, तो उसे कुछ पावर दिया जाएगा। तो पावर यह दिया गया कि अब उसे प्रधान सेनापति बना दिया गया। जैसा कि मैंने बताया है कि प्रधान सेनापति बना, अब मतलब सारे जो सैनिक कार्य होंगे उसके जो सबसे पावरफुल पर्सन होंगे वो गवर्नर जनरल होंगे। और जो भी एक चीज़ सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि यदि कोई भी कार्य हो, कोई भी जैसे हो गया गवर्नर जनरल उसकी परिषद कोई कानून बनाती है, चाहे विधि बनाती है, तो चाहे कोई निर्णय लेती है, तो उसके निर्णय को आसानी से पलट सकते हैं। तो इसमें हो गए 3 पॉइंट हो गए। तो मेन इसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यह आप लोग याद रखिएगा। अब आते हैं 1793 का चार्टर एक्ट। ये कुछ खास नहीं है, इसमें बस यही है कि कंपनी के कार्यों को 20 वर्ष बढ़ा दिया गया। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अभी तक जो खर्च हो रहे थे वो ब्रिटिश इंग्लैंड से दी जाती थी, लेकिन 1793 के एक्ट के जरिए यह प्रावधान किया गया कि अब जो खर्च होगी वो भारतीय राजस्व से देय होगी, मतलब भारतीय राजस्व के मतलब कि कोष से अब दिया जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि लिखित विधि द्वारा प्रशासन की नींव पड़ी। लिखित विधि का मतलब कि जो भी होती थी तो मौखिक रूप से हुआ करती थी, लेकिन अब कोई कार्य करने के लिए अब उसे लिखित प्रमाण और नियम कानून के के अंदर अब कार्य किया जाएगा। अब आते हैं तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है सबसे महत्वपूर्ण कि नियंत्रक मंडल का वेतन अब भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। तो अब आते हैं 1813 के चार्टर एक्ट में। तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे 1-2 पॉइंट बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे चीन के साथ व्यापार और भारत में चाय का व्यापार कर सकते थे। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जनरली जो क्वेश्चन बनते हैं 1813 और 1833 से सबसे अधिक क्वेश्चन बनते हैं, और फिर 1773 से सबसे अधिक क्वेश्चन इन्हीं तीनों में से बनते हैं। तो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि कौन कौन से एक्ट महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं 1813 का एक्ट। तो इसमें भी आप देखिएगा कि कंपनी का कार्य 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। फिर आप देखिएगा 1833 में कंपनी का कार्य 20 वर्ष बढ़ा दिया। ये हमेशा मतलब अब 20-20 वर्ष बढ़ते रहेंगे। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पहला पॉइंट यह है कि भारत में ईसाई मिशनरियों को अब धर्म प्रचार के लिए फ्री कर दिया गया। मतलब कि अब आज्ञा दे दिया गया
कि अब वो भारत में जाकर धर्म प्रचार कर सकते थे। आप लोग जानते हैं कि ब्रिटिश के जो ब्रिटिश भारत में आए थे तो व्यापार के लिए, लेकिन मतलब कि उनके पीछे का छुपा हुआ एजेंडा यह था कि कहीं ना कहीं ईसाई धर्म का प्रचार हो वो एजेंडा छुपा हुआ था। तो 1813 का नियम के जरिए मतलब ईसाई मिशनरियों को भारत में आने की आज्ञा दे दी गई। चलिए कोई दिक्कत नहीं, दे दी गई। अब आते हैं दूसरा पॉइंट। भारतीयों मतलब वो लोग काफ़ी तेज थे। वो समझते थे कि यदि सारे हम धन का दोहन करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं भारतीयों में असंतोष की भावना फैल जाएगी। तो ये भी दिखाना था कि भाई कुछ हम समाज सेवी है। तो उस चीज़ को पूर्ति हेतु अब भारतीय शिक्षा पे प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च किया जाएगा। अब जानते हैं कि भारत कितना बड़ा है, उस संदर्भ में 1 लाख तो बहुत मामूली रकम हो जाती है। तो ये हो गए। और जो कंपनी के एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंपनी के एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। कहने का मतलब यह है कि इंग्लैंड में हो रही थी औद्योगिक क्रांति और सब चाह रहे थे कि हम भी भारत में आकर अपना व्यापार को बढ़ाएं और वहाँ जाकर कमाएं। तो स्वाभाविक है कि अभी तक तो कंपनी का एक अधिकार था, तो उस एक अधिकार की समाप्ति के लिए वहाँ पे जन आंदोलन होना स्टार्ट हो गया। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए व्यापारिक एकाधिकार कंपनी समाप्त कर दिया गया। केवल अब कंपनी चीन के साथ व्यापार कर सकते थे और भारत में चाय का व्यापार कर सकते थे। तो मैंने बताया कि कंपनी के कार्य को अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है। दूसरा, ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने का आज्ञा मिल गया। और तीसरा, कंपनी का व्यापारिक अधिकार की समाप्ति कर दिया गया और केवल चीन और चाय तक सीमित रखा गया। और शिक्षा पे प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च किया जाने लगा। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि व्यापारिक एकाधिकार, ये 3 पॉइंट और ईसाई मिशनरियों का आगमन, ये 3 पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये हमेशा एग्जाम में आप यदि क्वेश्चन बनते हैं इससे तो सबसे अधिक इसी 3 पॉइंट पर ध्यान दिया जाता है। अब चलते हैं 1833 का चार्टर एक्ट। तो जब 1833 का चार्टर एक्ट आता है तो फिर से कंपनी के कार्य को अगले 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है। तो भाई 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। तो अब इसमें क्या है, अब देखते हैं। तो इसमें यह है कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल है अब उसको समाप्त करके अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। भारत का गवर्नर जनरल बनाने का मतलब यहाँ देखिए, यहाँ भारत का संबोधन हो रहा है। तो कहीं न कहीं केंद्रीकरण करने का प्रयास किया गया इस एक्ट के माध्यम से, क्योंकि अब उनका ये दावा था कि पूरा भारत मेरा है। तो कहीं न कहीं केंद्रीकरण की तरफ इशारा कर रहा है। तो जो बंगाल का गवर्नर जनरल था अब उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और यह सौभाग्य सबसे पहले बेंटिक साहब को प्राप्त होता है। चलिए अब आगे चलते हैं। इसमें और क्या क्या प्रावधान थे। तो इसमें व्यापारिक एक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। व्यापारिक जो, और हम लोग ने जैसा देखा कि 1833 में व्यापारिक अधिकार समाप्त हुए थे, लेकिन चीन और भारत में चाय का व्यापार वो कंपनी कर सकती थी। लेकिन 1833 के अधिनियम के जरिए ये सारे अधिकार खत्म कर दिए गए। लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकता, बस प्रशासन कर सकता है। इसमें तीसरा पॉइंट यह हुआ कि अभी तक हम लोगों ने देखा कि 1773 में कुल सदस्य 4 और एक गवर्नर जनरल, फिर 1784 में फिर कम करके 3 कर दी जाती है और प्लस एक गवर्नर जनरल। और फिर अब यहाँ पे जब टोटल 3 थे, इसमें एक एक्स्ट्रा सदस्य को फिर से जोड़ दिया जाता है। अब फिर से 4 हो जाएंगे। जो चौथा सदस्य जो आते हैं वो विधि सदस्य होते हैं। और विधि सदस्य कौन थे? तो मैकाले साहब विधि सदस्य थे। तो ये सब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थी। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या बिंदु है। तो कंपनी के कार्यों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। और जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। और यह सौभाग्य किसे प्राप्त होता है? तो यह सौभाग्य लॉर्ड विलियम बेंटिक साहब को प्राप्त होता है। और
जैसा कि मैंने बताया कि अभी तक हम लोगों ने जैसा जैसा हम लोगों ने देखा कि 1773 में, जैसा कि 1773 में कुल सदस्य 4 थे प्लस एक गवर्नर जनरल थे। फिर हम लोगों ने देखा 1784 में टोटल, फिर जो टोटल सदस्य 4 थे अब उसे 3 कर दिया गया। और फिर हम लोग देखेंगे 1833 में जो सदस्य टोटल सदस्य 3 थे अब उसमें एक और जोड़ दिया गया, जब टोटल सदस्य 4 हो गए। लेकिन जो चौथा विधि सदस्य थे वो गवर्नर जनरल उनकी परिषद के बैठक में भाग ले सकते थे, लेकिन मतलब राय विचार दे सकते थे, लेकिन वो उन्हें मताधिकार का अधिकार नहीं था। जैसा कि हम लोग देखा कि जिस प्रकार अपना मत का प्रयोग करके किसी कानून विधि को बनाते थे चाहे पास करते थे, अब वो शक्ति इस विधि सदस्य को नहीं थी। तो देखते हैं कि वो तो गवर्नर जनरल परिषद में एक चौथा सदस्य जोड़ा गया जो कि मैकाले साहब थे, लेकिन उन्हें मतदान का अधिकार नहीं था। ठीक, अब एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि इससे पहले मतलब 1833 से पहले जो कानून बनते थे, जो अधिनियम पास किए जाते थे, उसे विनियम या नियामक, आप कहीं आपको नियामक भी देखने को मिल जाएगा, विनियम या नियामक बोलते थे। लेकिन इस अधिनियम जब 1833 का अधिनियम आया, अब जो भी कानून पास आया होगा अब उस कानून को अब अधिनियम कहा जाने लगा। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अधिनियम कहा जाने लगा। तो अब मैंने तो ये बता दिया कि कंपनी के व्यापारिक एक अधिकार को पूर्णतया समाप्त कर दिया गया। और एक है कि इन्हीं के रीजन में एक 4 सदस्यीय विधि आयोग का गठन होता है, जिसे मैकाले विधि आयोग भी कहते हैं, और जिनके अध्यक्ष मैकाले साहब थे। और इसी 1833 अधिनियम के जरिए 1843 में दास प्रथा की उन्मुक्ति हो जाती। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पहले बड़े बड़े लोग कुछ लोगों को गुलाम बना कर रखते थे, उसे कार्य करवाते थे। तो इस अधिनियम द्वारा वो गुलामी प्रथा, दास प्रथा समाप्त कर दी गई। और किसके द्वारा समाप्त की गई थी? एलन बरो के द्वारा समाप्त की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिख जाएंगे। तो ये लगभग सारे पॉइंट, ये सभी पॉइंट इसमें अति महत्वपूर्ण है। आप लोग इसे याद कर जाइए या रट जाइए। ये यदि इन सारे में क्वेश्चन बनेगी तो सबसे अधिक इस यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो अब चलते हैं 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 का चार्टर एक्ट क्या है? तो यह मतलब कि ब्रिटिश क्राउन का जब अधिकार हो जाता है, ये अंतिम चार्टर है, ये अंतिम चार्टर। उसके बाद भारत शासन अधिनियम आ जाएगा। तो ये अंतिम चार्टर है। तो इसमें क्या था कि पहले जो नियम कानून जो बनती थी गवर्नर जनरल उसकी परिषद बनाया करती थी, लेकिन इस अधिनियम के द्वारा अब कानून बनाने की व्यवस्था अब विधान परिषद करेगी। इसके लिए विधान परिषद का एक नया संस्था का गठन किया गया, जिसमें टोटल 12 सदस्य थे। तो ये सदस्य का कार्य ये था कि अब जो भी नियम कानून बनेंगे, अब ये विधान परिषद यह कार्य करेगी, जिसमें 12 सदस्य थे। ठीक है। तो और अभी हम लोगों ने देखा कि 1833 में कि मतलब जो चौथा सदस्य विधि सदस्य जोड़ा गया था, चौथा सदस्य विधि सदस्य जोड़ा गया था, वो अपना निर्णय देने के लिए वो अपना विचार देने के लिए तो स्वतंत्र था, लेकिन अपना वो मत का प्रयोग नहीं कर सकता था। लेकिन वही 1835 में अब विधि सदस्य को पूर्ण सदस्य बना दिया जाता है और उसे मत देने का अधिकार भी मिल जाता है। ये हो गया। और हम लोगों ने देखा कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जिसका स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के जरिए हुआ था, जो कंपनी के सुपरविजन हेतु बनाया गया था। अब जिसमें कुल 24 सदस्य थे, अब उसकी संख्या 24 से कम करके 18 कर दिया गया। अब उस संख्या को 18 कर दिया गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये।
और ये एक ही इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो अक्सर आपको एग्जाम में दिख जाएगा। और दूसरी बात, अब पहले जब कंपनी बनी तो वो सीधे नाम नॉमिनेट करके वहाँ से बना ली जाए, कोई प्रतियोगी परीक्षा का प्रावधान नहीं था। लेकिन 1853 के एक्ट के जरिए अब जो भी अधिकारी ऑफिसर बन के आएंगे अब उन्हें एग्जाम के आधार पर लिया जाएगा। अब वो एग्जाम लेकर उसे ऑफिसर बनाया जाए, मतलब कि परीक्षा का कहीं ना कहीं प्रतियोगी परीक्षा का आधार बनाकर नियुक्ति का कहीं ना कहीं मूल बिंदु यह है। तो दोस्तों ये हो गया कुछ एक्ट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया। तो आशा करता हूँ कि यह आपको अच्छे लगे होंगे। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताएंगे कि आपको कैसा, क्योंकि जब तक आप कमेंट में नहीं बताएंगे तब तक मुझे नहीं पता चलेगा कि कौन सा पॉइंट छूट रहा है और क्या मुझे और पढ़ाना है। तो यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहेगी। और किसी प्रकार की समस्या यदि आपको आती है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर समस्या पूछ सकते हैं। जो टेलीग्राम चैनल का नाम है एग्जाम पंचायत। आप जाइए, वहाँ जुड़िए। और आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आप किसी भी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन ग्रुप में डाल सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। तो आज की क्लास इतना ही प्रेरणा देते हैं। आशा करते हैं कि आपको क्लास अच्छा लगा होगा। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।